क्या हमेशा जवा दिखा जा सकता है प्लास्टिक सर्जरी कराकर आप सब कुछ बदल सकते हैं? ये प्लास्टिक सर्जरी का जो एक्चुअल मीनिंग है वो है कि कोई भी चीज जो डैमेज्ड है या उसको अपन पहले जैसा कैसा कर सकते हैं। सनरेज से बचाने के लिए तमाम सनस्क्रीन भरी पड़ी है मार्केट में, तो कौन सी सही है कौन सी नहीं है ये चूज करना बड़ा टिपिकल होता है। ये कैसे हम समझे कि इस क्रीम को यूज करके अब सनबर्न नहीं होगा? जैसे सनस्क्रीन की बात करें आप तो सनस्क्रीन में नॉर्मली अपन HPF के हिसाब से देखते हैं। लेजर के थ्रू एक बार में हेयर रिमूव करवा सकते हैं, फुल बॉडी हेयर रिमूव करा सकते हैं, फेस के भी आप रिमूव करा सकते हैं। तो ये कितना सेफ रहता है और इसकी प्रक्रिया क्या रहती है? लेजर जो हेयर रिडक्शन के लिए यूज होता है आजकल बहुत पॉपुलर है। आजकल मेल्स भी अपने फेस को लेके बहुत ज्यादा अवेयर है। अच्छा, क्योंकि हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से कि आपने कहा PCOD की प्रॉब्लम होती है तो गर्ल्स में मेल जैसी फीलिंग आती है, बहुत ज्यादा हेयरी हो जाता है बॉडी। तो जो चीज हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से है उसको सर्जरी से कैसे खत्म किया जा सकता है? देखिए, इसमें ये आपकी बात बिल्कुल सही है। आपका क्वेश्चन बिल्कुल जेन्युइन है कि पहले तो अपन को उसकी बेसिक कॉज पे जाना है। इसके अलावा ऊपरी तौर से हम कैसे अपने आप को ठीक रख सकते हैं, खास तौर से पिंपल की प्रॉब्लम से बचने की बात अगर हम करें? पिंपल्स नॉर्मली मैडम क्या होता है कि एज पे आते हैं। जब आप एडोलेसेंट एज पे होते हो वो आते हैं तो वो एसिड अटैक के पेशेंट होते हैं, उनके लिए तो सर्जरी मुझे लगता है वरदान के जैसा है। लेकिन क्या पूरी तरह से उनको ठीक किया जा सकता है सर्जरी के थ्रू? मैडम पूरी तरह से अगर अपन ना भी कहें लेकिन काफी हद तक सही किया जा सकता है उन्हें। हेलो एंड वेलकम बैक इन STS। मैं हूं आपके साथ श्रेया और आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं आपकी खूबसूरती को निखारने की। लेकिन खूबसूरती का मतलब क्या होता है, असल में आप ग्लोइंग कैसे हो सकते हो, क्या चीज़ है जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की है। एंड सर्जरी के थ्रू लोग बहुत खूबसूरत हो रहे हैं, लेकिन क्या सिर्फ खूबसूरती को एनहेंस करने के लिए सर्जरी बनी है? नहीं, सर्जरी का असली मतलब क्या है ये सब कुछ आज के इस पॉडकास्ट में आपको जानने को मिलने वाला है। क्योंकि आज हमारे पॉडकास्ट पर हमारे गेस्ट हैं जाने माने प्लास्टिक सर्जन एंड स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर रामकृष्ण गुप्ता। तो बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि हमारा मोटिव है हर तरह की जानकारी आप तक पहुंचाना हमारे पॉडकास्ट के थ्रू। तो आज का ये पॉडकास्ट भी आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। ध्यान से देखिए, सुनिए और समझिए और उसको एप्लीकेबल भी कीजिए। आई होप आपको बहुत मजा आएगा। चलो देर नहीं करते, शुरू करते हैं। सर, स्वागत है आपका STS के इस पॉडकास्ट में। और क्योंकि आज हम स्किन से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी जो भ्रांतियां हैं या फिर हम कहें एक शॉकिंग ट्रुथ है, क्या है जानना बहुत ज़रूरी है। जिसमें सबसे पहला सवाल अगर मेरा बनता है तो ये है कि क्या हमेशा जवा दिखा जा सकता है प्लास्टिक सर्जरी कराकर आप सब कुछ बदल सकते हैं? क्या है प्लास्टिक सर्जरी? देखिए, प्लास्टिक सर्जरी का जो एक्चुअल मीनिंग है वो है कि कोई भी चीज़ जो डैमेज्ड है या उसको अपन पहले जैसा कैसा कर सकते हैं। अगर सिंपल भाषा में बात करें कि प्लास्टिक सर्जरी है क्या, तो प्लास्टिक सर्जरी में बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कुछ प्लास्टिक करके आपकी ब्यूटी को और अपग्रेड कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। प्लास्टिक सर्जरी का मतलब है कि रीमॉडलिंग, मतलब आप पहले जैसा कैसे करें। जो आपका डैमेज पार्ट है, चाहे वो डैमेज पार्ट आपका एज के साथ आ रहा है कि जैसे आपके एज के साथ लाइंस आ रही हैं या फिर कोई ट्रॉमा की वजह से, तो जो भी आपको पहले जैसा करना है, जैसे आपने पहले भी किया, क्या हम हमेशा जवान रह सकते हैं, क्या हम अपनी स्किन को डैमेज होने से बचा सकते हैं, तो ये काफ़ी हद तक पॉसिबल है। काफ़ी हद तक पॉसिबल है कहने का मतलब है कि जो एज के इफेक्ट अगर आप केयर करते हैं तो वो एज के इफेक्ट लेट आएंगे। ऐसा नहीं है कि अपन कह दें कि नहीं वो कभी आएंगे ही नहीं। अच्छा। आएंगे तो सही, पर उनको अपन लेट कर सकते हैं, अपनी एजिंग को अपन स्लो कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये कितना सेफ रहता है? ये पेनफुल नहीं होता है या इससे कोई और अदर साइड इफेक्ट्स? नहीं, नॉर्मली अब अपन किस पॉइंट पे, मतलब किस प्रोसीजर की बात कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना सेफ है। अगर अपन ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई बाहर की चीज अंदर नहीं डाल रहे हैं, कोई फॉरेन, तो वो सेफ है क्योंकि अपन बॉडी में ही वो कर रहे हैं। मतलब ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी प्रोसीजर कर रहे हैं। प्लास्टिक सर्जरी बहुत बड़ी ब्रांच है और किसी एक चीज़ को अपन सारी प्रोसीजर्स पे अप्लाई नहीं कर सकते कि इससे क्या साइड इफेक्ट हैं। हर प्रोसीजर के अपने साइड इफेक्ट हैं, हर प्रोसीजर के अपने बेनिफिट्स हैं। ये डिपेंड करता है कि अपन क्या कर रहे हैं। अच्छा, फेस लिफ्टिंग और लाइफ लॉन्ग वो नहीं है कि आपने अगर आप मान लो आज बोटॉक्स करा लिया, फिलर करा लिया, तो ये लाइफ लॉन्ग चलेंगे, इनकी लाइफ है।
यही मैं पूछना चाह रही थी कि जो बोटॉक्स है या फिर जैसे आपकी आप फिलर बोटेक्स है। हैं तो आप क्या करते हैं, बोटेक्स में आपकी ऑडियंस को, व्यूअर्स को मैं बता देता हूँ कि बोटेक्स में अपन टॉक्सिन्स होते हैं वो अंदर स्किन में डालते हैं, जिससे क्या होता है कि जो स्किन के नीचे मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं। अपनी जो लाइंस बनती हैं, जो भी अपनी क्रोफिट्स हैं या जो भी अपनी फोरहेड्स की लाइंस होती हैं, ये अपन को देखने में क्या लगता है कि ये एज बढ़ रही है, यंग एज पे ये नहीं थी। तो ये मसल्स जो एक्टिव होती हैं इनकी वजह से लाइन बनती है। तो अपन ये इंजेक्ट करके क्या कहते हैं, मसल को रिलैक्स कर देते हैं, तो बिल्कुल स्मूथ दिखेगी, उसमें कोई रिंकल्स दिखेंगे ही नहीं। ओके। तो ये उसका लेकिन उसका इफेक्ट है, ऐसा नहीं है कि आपने एक बार बोटॉक्स कर लिया तो आप लाइफ लॉन्ग उसका असर रहेगा, ऐसा नहीं। कितने वक्त वो तक 6 रहता महीने है? तक उसका असर रहता है। अच्छा, सिर्फ 6 मंथ का रहता 6 महीने, है, 8 उसके बाद फिर से दोबारा करवा सकते हैं? हाँ, ऐसा कुछ नहीं कि दोबारा नहीं करा सकते, दोबारा करा सकते हैं। जैसे अच्छा। भी आप जितने भी सेलिब्रिटीज को देखेंगे तो वो ऐसा नहीं है कि कोई एक प्रोसीजर उन्होंने एक बार किया और वो फॉरएवर हो गया। जी। फॉरएवर कुछ नहीं, जितना आप ध्यान रखेंगे उतना आप अच्छा दिखेंगे। क्योंकि सेलिब्रिटी की बात है तो जैसे कि सुनने में मिलता है कि कई ऐसी सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने अपनी फेस लिफ्टिंग करवाई है या फिलर, लिप फिलर करवाते हैं, इनफैक्ट नोज चेंज करवा दी जाती है। तो ये सारी चीजें पॉसिबल है प्लास्टिक सर्जरी से और ये सेफ होती हैं? ये सारी चीजें पॉसिबल हैं। अब किसकी जरूरत कब पड़ेगी, एज से हुआ है। जैसे आप 20s 30s में आपको इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप 40s 50 की तरफ जाएंगे, 50 से क्रॉस करेंगे, तब आपको फेस लिफ्ट की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे ही हर प्रोसीजर का ऐसा नहीं है कि आप 20-30 में फेस लिफ्ट सोचेंगे, फेस लिफ्ट नहीं सोचेंगे। फेस लिफ्ट सोचेंगे आप 60, 70, 80s में, जब आपकी स्किन बहुत रिलैक्स हो जाती है। कई लोगों की 40s में भी दिखने लगती है। तो ये अलग अलग टाइम फ्रेम में आपकी जरूरत, आपकी स्किन को क्या जरूरत है वो डिपेंड करता है। बॉडी या फेस की बात करें तो फेस में बहुत सारी प्लास्टिक सर्जरीज होती हैं, जैसे आपने फेस लिफ्ट का, जैसे आप ब्रो लिफ्ट कहें। अगर आप देखें कई लोगों की लेटरल ब्रो बहुत नीचे आ जाती है, तो देखने में ऐसा लगता है कि मतलब एज काफी ज्यादा है। फिर तो उसको लिफ्ट करा दिया जाता है, ब्रो लिफ्ट बोलते हैं उसको। फेस लिफ्ट में पूरा फेस लिफ्ट हो जाता है। मतलब आपको, अगर आप देखेंगे कि आप 60s की एज में फेस लिफ्ट करा रहे हैं, तो आपकी एकदम से ये फेस लिफ्ट के बाद एज दिखेगी वो कम से कम 10 से 15 साल यंगर दिखोगे आप। ठीक है। और जैसे आप बात कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं, जैसे कई बार आपने देखा होगा सेलिब्रिटीज नोज का शेप चेंज कराते हैं, उनका जो भी माइनर करेक्शन होता है उसको राइनोप्लास्टी बोलते हैं, वो भी पॉसिबल है, वो भी करते हैं। कई बार आपने देखा हो लिप्स, अगर आप देखें तो कई बार लिप्स की सर्जरी में लिप फिल कराते हैं। ठीक है, लिप के प्रोजेक्शंस को इम्प्रूव कराते हैं। तो लेकिन कई केसेस हमने ऐसे भी देखे हैं कि वो बिगड़ जाते हैं, तब कितना खतरनाक हो सकता है पेशेंट के लिए। कॉम्प्लिकेशंस तो होते हैं हर प्रोसीजर के। अब ये है कि वो कॉम्प्लिकेशंस कितने होते हैं और कितने, मतलब किस प्रोसीजर में कितने, हर अलग अलग है और किस पर्सन के साथ होते हैं। पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है, प्रोसीजर टू प्रोसीजर भी वेरी करता है। तो ये सारी चीज़ें तो रहती हैं। हम पेशेंट को पहले पूरा काउंसिल करके ही ये सब चीज़ें करते हैं। कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जैसे आप रोड पे चल रहे हैं तो एक्सीडेंट हो सकता है। ये कोई गारंटी नहीं है कि आप हेलमेट लगाएं, सीट बेल्ट लगाएं तो एक्सीडेंट नहीं होगा। बस ये है कि हेलमेट और सीट बेल्ट से आपका नुकसान कम होगा। तो वैसे ही हम जब कोई प्रोसीजर करते हैं तो उसमें सारे मेजर्स लेते हैं कि कम से कम पेशेंट को नुकसान ना हो, और अगर अपन को लगता है नुकसान हो रहा है तो वो प्रोसीजर अपन को नहीं करनी। तो उसके लिए कोई उम्र का एक क्राइटेरिया है कि जैसे अगर कोई फिलर कराना चाहता है तो कम उम्र में ही फिलिंग कराई जा सकती है फेस में? नहीं, कराई तो जा सकती है, पर नॉर्मली उस चीज़ की जरूरत उसे महसूस हो ना, यंग एज में 20-30s में 20-25 की एज में ये सब कुछ चीज़ों की जरूरत बहुत कम ही पड़ती है। जैसे कोई पेशेंट है जिसने बहुत ज़्यादा वेट लॉस किया है तो एकदम से उसका फेस लटक गया, वो बात अलग है। पर नॉर्मल एज, नॉर्मल टाइम में इन सब चीज़ों की जरूरत 20s 30s में 25 के अराउंड नहीं पड़ती। ये 30s 40s 50s में इन सब की जरूरत ज़्यादा पड़ती। अच्छा, लोग तो अपने फेस का शेप तक चेंज करवा लेते हैं, वो भी संभव है क्या? क्योंकि जो शेप है ऑलरेडी वो तो वही रहेगा, उसको कैसे चेंज किया जा सकता है प्लास्टिक सर्जरी से? तो किए जा सकते हैं। जैसे आपने, अब ये फेस, आप नॉर्मल फेस की बात करें, जैसे कोई बॉलीवुड एक्ट्रेसेस होते हैं, मतलब जो सेलिब्रिटीज हैं, उनके फेस तो पहले ही बहुत सही होते हैं, तो उसमें तो माइनर चेंज अपन कर सकते हैं। कई लोगों के आपने फेस देखे होंगे बहुत ज़्यादा डिफॉर्म्ड होते हैं। कई लोग, अगर मैं आपको किसी की आपने देखा होगा चिन बहुत सप्रेस्ड होती है, अंदर को होती है। अगर आप लेटरल व्यू में देखेंगे तो आपको चिन दिखेगी बहुत अंदर है। तो उसकी चिन अगर अपन बाहर ले आते हैं ऑपरेट करके, प्लास्टिक सर्जरी करके, तो उसकी चिन आगे लाने के बाद उसके फेस का प्रोफाइल पूरा चेंज दिखेगा आपको। किसी पेशेंट की आपको लग रहा है कि नाक बहुत ज्यादा डिफॉर्म्ड है,
अगर आप उसे करेक्ट करेंगे तो फेस एकदम से लुक हो Change, जाएगा, हाँ, चेंज change हो जाएगा, क्योंकि दिखेगा। वो आप फेस देख रहे हो तो आपकी नजर उसी पे पड़ रही है। कई लोगों को आप देखेंगे कि अपर जो बहुत अंदर होता है या बहुत बाहर होता है, तो बिल्कुल फेशियल डिफॉर्मिटीज जो है ना, उनको जब आप करेक्ट करेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे देखेंगे। और कई लोगों में क्या होता है कि सब कुछ ठीक है, जैसे होता है कि अपन आपको सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं, जैसे किसी के 100 नंबर में से मान लो 90 नंबर आ रहे हैं, और फिर उसको अपन कहें कि यार 90 से वो तो 101 आ जाए, 100 तक पहुंच जाए, तो वो डिफिकल्ट है नंबर, क्योंकि आप 90 तो ले ही आए ना, और किसी के 40 नंबर आ रहे हैं तो वो 80 लाना आसान है, क्योंकि वहाँ चांसेस बहुत है। ओके। अच्छा, साथ ही जैसे कि एक बात करें, सर्जरी एक लास्ट ऑप्शन मानना चाहिए, उससे पहले स्किन की केयर के लिए क्या रूटीन रखना चाहिए ताकि स्किन को किसी प्रकार की सर्जरी की ज़रूरत ही ना हो, या घर में क्या हम ऐसा कर सकते हैं? जैसे कि बात चिन लिफ्ट की बात आपने की, तो क्या एक्सरसाइज के थ्रू भी हम चिन को लिफ्ट किया जा सकता है, अपनी उसको बेहतर किया जा सकता है लुक को? नहीं, चिन लिफ्ट जिस पेशेंट को जरूरत है उसमें एक्सरसाइज से आप चिन लिफ्ट नहीं कर पाएंगे। अच्छा। फिर बात आती है ओवरऑल स्किन की, तो आज के टाइम में ओवरऑल स्किन जो कंपेयर करेंगे आज से 40-50 साल पहले, तो ना इतना पॉल्यूशन था, ना इतना सन का एक्सपोजर भी नहीं था कि ओजोन लेयर वगैरह यूवी रेडिएशन वगैरह को रोक लेते थे। खाने पीने में न्यूट्रिशन बहुत अच्छा हुआ करता था, मतलब जो एडल्ट्रेशन है वो बिल्कुल नहीं था। तो आज अगर आप देखेंगे तो अपने न्यूट्रिशन में ही बहुत भारी कमी है चीज़ों की, तो वो अपने न्यूट्रिशन सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है फेस को, स्किन को, समझ रहे हैं आप? तो वो चीज़ें जो आपकी बॉडी को चाहिए, आपकी स्किन को चाहिए, वो आपके खाने में आज है ही नहीं। और जब वो इनिशियल टाइम में नहीं होती तो बॉडी अपने आप को मॉड्यूलेट कर लेती है, लेकिन एक स्टेज के बाद बॉडी भी उसको मॉड्यूलेट नहीं कर पाती। जैसे आप यंग बच्चों में देखेंगे तो वो तो आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही आपकी एज 25-30 क्रॉस करती है तो उसके इम्पैक्ट दिखने शुरू हो जाते हैं। तो तब अपन को समझ में आता है कि न्यूट्रिशन, जैसे आजकल फास्ट फूड का बहुत ज्यादा ट्रेंड है, तो विटामिन मिनरल्स जो अपन को चाहिए बॉडी में, स्किन को चाहिए बेसिकली, वो उसके पास है ही नहीं। तो या तो अपन सप्लीमेंट से पूरा करें या फिर अपनी डाइट में मॉडिफिकेशंस करें। ओके, तो सप्लीमेंट सेफ है? सप्लीमेंट उतना सेफ नहीं है, कोशिश करें कि आप नेचुरली चीजों को लें। ओके, नेचुरल ही लेना एडल्ट्रेशन से ज़्यादा बचें, ज़रूरी है। जी। सन एक्सपोजर है, पॉल्यूशन है, इनसे आप कितना बच पाते हैं। अच्छा, इनके लिए कई सारे मार्केट में प्रोडक्ट्स भी हैं, जैसे कि सन रेज से बचाने के लिए तमाम सनस्क्रीन भरी पड़ी है मार्केट में, तो कौन सी सही है कौन सी नहीं है, ये चूज करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। ये कैसे हम समझें कि इस क्रीम को यूज करके अब सनबर्न नहीं होगा? जैसे सनस्क्रीन की बात करें आप, तो सनस्क्रीन में नॉर्मली अपन HPF के हिसाब से देखते हैं, तो 50 के अबव हो, ठीक है। फिर आपकी स्किन के टाइप पे डिपेंड करता है कि आपकी ऑयली स्किन है तो वो जेल टाइप हो, फिर अगर ऑयली नहीं ड्राई है तो आपकी ऑयली टाइप हो। अच्छा, एक चीज और चल रही है आजकल, सुनने में आता है कि सनस्क्रीन को हमेशा लगा के रखो अगर एजिंग से बचना है तो, और इनफैक्ट रात में भी सनस्क्रीन यूज करो, तो इतनी जरूरी हो गई है सनस्क्रीन? आजकल ये रात वाला जो कंसेप्ट है वो क्यों है जरूरी, क्योंकि आजकल लोग स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है लोगों का। अच्छा। चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो लैपटॉप हो, तो ऐसा नया ट्रेंड आ रहा है कि इंफ्रारेड रेडिएशन से बचने के लिए, ब्लू लाइट से बचने के लिए भी ऐसा क्या मतलब रिकमेंड कर रहे हैं बहुत सारे लोग कि आप सनस्क्रीन यूज कर सकते हो। पर नॉर्मली अपन को जो सनस्क्रीन यूज करती है वो दिन के टाइम यूज करना है सन से बचने के लिए। ओके, तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि आज वो कॉम्बिनेशंस जो हैं सनस्क्रीन के इस टाइप के आ रहे हैं कि आप ब्लू लाइट से भी आपका डैमेज नहीं होगा। अच्छा। इंफ्रारेड रेज निकलती हैं लाइट से, उनसे आप बचे रहेंगे, और जो नेचुरल सन एक्सपोजर है वो तो यूवी रेज वगैरह वो सब बचेंगे उससे। अच्छा, जो सर्जरी के थ्रू बॉडी में चेंजेस होते हैं सर, वो किस तरह के होते हैं? क्या सर्जरी, जैसे मान लीजिए, क्योंकि फुल बॉडी सर्जरी हो सकती है किसी भी अंग की, अब ऐसे में जो रेंजेस बॉडी के अंदर जा रही हैं सर्जरी के दौरान, या दवाइयाँ जा रही हैं, जो भी इनटेक हम कर रहे हैं, तो वो क्या हार्मफुल नहीं है शरीर के लिए? सर्जरी में कोई रेज वगैरह का तो अपन ऐसा नहीं, आजकल तो रेजर्स के थ्रू भी सर्जरी हो रही है, लेजर्स तो काफी हद तक सेफ हैं। लेजर्स में मतलब लेजर्स बेसिकली क्या है कि टारगेटेड रेज हैं, तो वो क्या एक ही टिश्यू पे टारगेट करते हैं। जैसे आपका अगर मान लो स्कार है, तो वो जो लेजर अपन यूज कर रहे हैं स्कार में, वो स्कार जिस सेल से बना है, फाइब्रोब्लास्ट है, उसी पे एक्ट करेगा। जैसे आप हेयर के लिए लेजर यूज कर रहे हैं, हेयर रिडक्शन के लिए, तो उसका काम है केवल वो ब्लैक हेयर में जो मेलानिन पिगमेंट होता है उसको डैमेज करेगा। समझ रहे? प्रिकॉशंस जो ऐसा नहीं कि आसपास की स्किन को नहीं करेगा, पर आजकल इतनी एडवांस मशीनें आ गई हैं कि वो सारे जो लॉसेस हैं
अदर मतलब साइड इफेक्ट उसको उन बचा सबको देते हैं। बचाते हुए फिर काम करते हैं, मतलब ऐसे Okay. करते हैं। तो इससे क्या है कि आपको ऐसा नहीं है कि उसका मेजर साइड इफेक्ट कोई होगा, मतलब Okay. वो सबसे बचते हुए चलते हैं, हम लोग भी बचते हैं, मशीन जिन कंपनीज की रहती है वो भी सारा ओके एडवांस टेक्नोलॉजी लेके आते हैं कि इससे एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस ना हो या मिनिमम। अच्छा, जो हेयर रिमूव की बात अगर हम करें लेज़र के थ्रू, आजकल ये ट्रेंड में है कि आप लेज़र के थ्रू एक बार में हेयर रिमूव करवा सकते हैं, फुल बॉडी हेयर रिमूव करा सकते हैं, फेस के भी आप रिमूव करा सकते हैं, तो ये कितना सेफ रहता है और इसकी प्रक्रिया क्या रहती है? लेजर जो हेयर रिडक्शन के लिए यूज होता है आजकल बहुत पॉपुलर है। आजकल मेल्स भी अपने फेस को लेके बहुत ज्यादा अवेयर हैं। जैसे आप कहीं देखेंगे किसी किसी के जो दाढ़ी के बाल होते हैं काफी ऊपर आंखों की तरफ रहते हैं, काफी चीक के ऊपर तक रहते हैं, तो वो बड़े कंसर्न होते हैं इस चीज के लिए कि ये बार बार हमें तंग करते हैं, इचिंग और वो लुक में काफी इफेक्ट डालते हैं। कई बार आजकल मेल्स भी ऐसे बहुत से आते हैं, सर बॉडी पे बहुत बाल हैं, इनको अपन को हटवाना है, मतलब उनकी चॉइस ही नहीं है बाल। तो फीमेल्स तो हैं ही, फीमेल्स में अपर लिप, लोअर लिप, साइड के बाल रहते हैं। बॉडी में भी कई फीमेल्स के पीसीओडी वगैरह जो इलनेस होती है उनमें काफ़ी हेयर्स रहते हैं, पूरी बॉडी पे ही रहते हैं। कई बार उनको मील जैसी फीलिंग आती है, मील जैसे बाल रहते हैं, तो उनको हटाने के लिए लेजर हेयर रिडक्शन काफ़ी इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। और इसमें क्या सेशंस होते हैं, सेशंस कम से कम मान के चले, हम जो पेशेंट को बता के चलते हैं वो ये बताते हैं कि 4 से 5 सिटिंग या 4 से 5 सेशंस तो आपको रेगुलर लेने पड़ेंगे। उसका कंसेप्ट ये है कि वो जो लेज़र है वो एक्टिव स्टेज में जब हेयर होगा तब उस पर एक्ट करती है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है किसी भी एरिया के सारे हेयर एक्टिव स्टेज में हो। हेयर्स की 3-4 स्टेज होती हैं, उसमें एक्टिव स्टेज में सबसे अच्छा रिजल्ट आता है। तो आज मान लो 1000 बाल हैं, उसमें 100 बाल आज एक्टिव स्टेज में है, तो आज अपन लेजर कर दिया तो हो गया सही। अब अगले महीने जब अपन बुलाते हैं तो दूसरे बाल, क्योंकि 1 से 3 महीने की साइकिल है, तो इसलिए अपन अगले महीने करेंगे तो उसमें कुछ बाल चले जाएंगे। ऐसे करके ना 4-5 सेशन अपन को हेयर रिडक्शन के लिए अपन पेशेंट को बता के चलते हैं। उसके बाद मेंटेनेंस कई पेशेंट्स में जरूरत पड़ती है 6 महीने में एक बार, कई में 1 साल में एक बार, तो ऐसे मेंटेनेंस थेरेपी अगर जरूरत पड़ती है तो वो रहती है, सेफ है। लेकिन अच्छा, क्योंकि हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से कि आपने कहा पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है तो गर्ल्स में मेल जैसी फीलिंग आती है, बहुत ज़्यादा हेयरी हो जाता है बॉडी, तो जो चीज़ हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से है उसको सर्जरी से कैसे खत्म किया जा सकता है? नहीं, देखिए इसमें ये आपकी बात बिल्कुल सही है, आपका क्वेश्चन बिल्कुल जेन्युइन है कि पहले तो अपन को उसकी बेसिक कॉज पे जाना है। बेसिक कॉज जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस है तो पहले तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को दिखा के उसको आप सेटल करें, वरना ये लेजर आपको उतनी इफेक्टिव दिखेगी नहीं। जाएंगे तो फिर आ जाएंगे, क्योंकि अपन रूट कॉज पे नहीं जा पा रहे। तो ये तो पहली स्टेप है कि पहले अपन इसके लिए इवेल्युएट कर लेते हैं कि भाई आपको अगर पीसीओडी और ये सब चीज़ें हैं तो पहले आप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को दिखा के इन चीज़ों को सेटल करें। उसके बाद जब ये सेटल हो जाएंगी तब हम इसको करेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे रिजल्ट दिखेंगे। अच्छा, स्किन लाइटनिंग का एक बड़ा ट्रेंड है, और क्या ऐसा है कि हम गोरे हो सकते हैं काले से? हाँ, ये काफी हद तक पॉसिबल है। अच्छा। पर आजकल इसका ट्रेंड भी बहुत चल रहा है, क्योंकि वैसे तो आजकल दोनों तरह के ट्रेंड चल रहे हैं। लोग अपनी नेचुरल स्किन कलर को बहुत लाइक करते हैं, आपको ऐसा भी देखा होगा, चाहे उनकी कितनी भी ब्लैक हो डार्क हो, वो चेंज नहीं करते। एक कंसेप्ट ये आया है कि नहीं सब तो हमें जितना ज्यादा से ज्यादा अच्छा हो वो करना है, जितना ब्राइट हो सके, जितना लाइट कर सके वो कर लें। तो इसके लिए कुछ एक ग्लूटाथियोन करके एक मॉलिक्यूल होता है। वैसे तो ये क्या है कि लीवर के लिए यूज होता है, पर इस लीवर के मतलब लीवर फेलियर में यूज होता है, लीवर डिसीजेज में यूज होता है, लेकिन इसका जो साइड इफेक्ट है वो स्किन लाइटनिंग है। तो इसके उस साइड इफेक्ट को अपन यहाँ मेन इफेक्ट में बदल लेते हैं, मतलब यूज कर लेते हैं कि भाई अपन को लाइटनिंग चाहिए स्किन की, तो इसको इंजेक्टेबल या ओरल फॉर्म में लेते हैं, तो इसके उसके इफेक्ट आते हैं। अच्छा, और कोई क्रीम या ये जो रहते हैं फेस वॉश होते हैं, क्या इसके थ्रू भी लाइटनिंग हो जाती है? इसके थ्रू एक लिमिट तक ही लाइटनिंग होती है, क्योंकि अगर आपका नॉर्मल कलर, आपने कई लोगों को देखा होगा कि फेस के कलर अलग होते हैं, हाथ का कलर अलग होता है। तो अगर अपन माने कि हाथ का कलर उनका नेचुरल है, फेस पे डलनेस आ रही है, तो ये जो कलर डिफरेंस है इसको तो अपन क्रीम्स और इन सब से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि ओवरऑल ही कलर इम्प्रूव करना है तो वो फिर क्रीम से तो मेरे ख्याल से एक मतलब सस्टेनेबल टाइप का इफेक्ट रहता होगा कि नहीं? वो आप ऐसे समझिए कि अगर आप किसी चीज की केयर करेंगे, आपको कुछ भी चाहिए तो आपको उसकी केयर करनी पड़ेगी। अगर आप एजुकेशन के फील्ड में, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक बार आपने अपनी एजुकेशन पूरी कर ली फिर आप ना पढ़ें। तो आप देखेंगे जितने भी लोग हैं वो डेली पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर अपन सिंपल से एग्जांपल से भी समझें कि अपन ने एक नई गाड़ी ली, अपन चाहे हमेशा चमकती रहेगी, ऐसा तो नहीं है।
मेहनत अपन उसे डेली साफ करनी करते पड़ेगी, हैं। साफ करनी तो वैसे ही पड़ेगी। अपने चेहरे को अगर आप चाहते हैं हमेशा अच्छा रहना है तो उस पर हमेशा मेहनत करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी। अच्छा, जैसे आप कि ऐसा नहीं सोच सकते कि आपने एक बार कोई मेडिसिन ले ली, एक बार कोई प्रोसीजर करा लिया, फिर आप फ्री हैं। अब आपने लेजर कराया तो आपको स्किन से सन एक्सपोजर से बचना है, सनस्क्रीन से और क्रीम्स रेगुलर लगानी है। लोग क्या सोचते हैं, लो हमने तो लेजर करा लिया, अब हमें क्या जरूरत है। राइट। तो ऐसा नहीं है, आपको कंटिन्यूअस आपके एफर्ट्स अपने लुक पे देने पड़ेंगे। हाँ, अगर और उसको आपने आप ऐसे लेजर भी नहीं लिया माने कि आप ट्रीटमेंट है। हाँ जब आप किसी चीज का ट्रीटमेंट मानते हैं तो आप वेट करते हैं कि ये कब खत्म होगा हाँ और कब मैं बिल्कुल नॉर्मल हो जाऊंगा। मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा यही समझाता हूँ कि आप जब तक केयर करेंगे तब तक आप अच्छे देखेंगे। अगर आप केयर नहीं करेंगे तो फिर आप फिर से वैसे ही हो जाएंगे जैसे आप आए थे। राइट। तो आपको कंटिन्यूस, वो हर चीज के लिए लागू होता है, एजुकेशन में भी होता है, फेस पे भी है। पर वो क्या, एजुकेशन के लिए तो पेशेंट एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ पढ़ेंगे तभी तो नॉलेज आएगी, लेकिन वो फेस के लिए सोच के चलता है मैंने करा तो कुछ दिनों तक बस होती है केयर, उसके बाद फिर और वापस क्या अपने है कि रूटीन पे आ वो जाते हैं। फेस पे भी क्या होता है कि स्किन के लिए पेशेंट की एक्सपेक्टेशन अपने आप में ही बढ़ती जाती है। हाँ आज वो पहले से इम्प्रूव हो गया तो बस उसका और अच्छा हो जाए। और कहूँ इसका कोई लिमिट तो है नहीं। ओके। साथ ही सर, जैसे कि हम देखते हैं सेलिब्रिटीज की अगर बात करें तो काजोल है, जब ये स्टार्टिंग में आई थी तो बहुत डार्क कलर था, आज का बहुत फेयर है। शिल्पा शेट्टी हैं, और पहले की शिल्पा शेट्टी देखिए और आज की शिल्पा शेट्टी, बहुत चेंजेस है। तो क्या ये सब सर्जरी का ही इफेक्ट है या खाने पीने का भी असर होता है? नहीं, रहन सहन का भी असर? नहीं मैडम, ये सारी चीजों का ही असर ओवरऑल जो आप देखते हैं वो है। इसमें वो खाने पीने का तो डेफिनेटली मतलब है ही, क्योंकि अगर आपकी गट सही रहेगी तो आपके फेस पे ग्लो आएगी। अगर आपको सारा न्यूट्रिशन मिलेगा, ग्लो दो तरह से है, तो आपका ऊपर का ग्लो है जो आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उनका, एक आपका अंदर का ग्लो है। तो आप न्यूट्रिशन लेवल अगर अपना ढंग का रखेंगे, मतलब अच्छा रखेंगे, सारी चीजें लेंगे तो वो ग्लो अंदर से आएगा। और सेलिब्रिटीज हैं तो उनका तो सारा कुछ इसी पे डिपेंड करता है। तो वो जो कलर फेयरनेस है, एक तो क्या है ग्लूटाथियोन वगैरह जो उन्होंने लिए हैं, और साथ में जो प्रोडक्ट हैं स्किन केयर वाले वो जो लेते हैं, तो वो उन सबका कंबाइंड इफेक्ट है। एक चीज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, सारी चीजें। अच्छा। और तब से अब तक एडवांस भी काफी हो गई है साइंस। भाई उस टाइम पे ये चीजें अवेलेबल नहीं थी जिस टाइम की आप बात कर रहे हैं। तो अब जैसे जैसे चीजें एडवांस हो रही हैं वैसे वैसे वो चीजों का बेनिफिट उनके ऊपर भी दिख रहा है और अपन को भी देखने को मिल रहा है। अच्छा, साथ ही क्योंकि जैसे कि जो स्किन केयर की बात है, डेली रूटीन की बात है, तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बेसिक हमें ध्यान रखना ही बहुत ज़रूरी है अगर स्किन को बेहतर बनाना है? एक तो डाइट की बात हुई, जैसे कि आपने कहा कि हमारी डाइट प्रॉपर होनी चाहिए, जो न्यूट्रिशन की ज़रूरत है वो हमें लेना ही चाहिए। इसके अलावा ऊपरी तौर से हम कैसे अपने आप को ठीक रख सकते हैं, खास तौर से पिंपल की प्रॉब्लम से बचने की बात अगर हम करें? पिंपल्स नॉर्मली मैडम क्या होता है कि एज पे आते हैं, जब आप एडोलेसेंट एज पे होते हो वो आते हैं, तो वो उस टाइम पे तो वो नेचुरल आते ही हैं। कई लोगों को ज़्यादा आते हैं, तो उसमें जो भी मेडिकेशन आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए वो सब ले लें। फिर कई लोग जो डेली नुस्खे या घरेलू वो रहते हैं कि भाई अपन पोर्स खोलना है। बेसिकली पिंपल्स क्या होता है कि आपके चेहरे पे बहुत सारी सेबेशियस ग्लैंड हैं करोड़ों में, उनके जो एंड वो उनका काम क्या है कि वो ऑयल बनाते हैं और सरफेस को नरिश करते हैं। उस एज में वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं। एक्टिव होने के बाद क्या है, कई बार अपन हाथ से टच कर लेते हैं तो उनके एंड्स जो होते हैं जहाँ से ऑयल बन के निकलना है ग्लैंड का, वो इन्फेक्शन हो जाता है, ब्लॉक हो जाते हैं। पर वो ग्लैंड तो ऑयल बना रही है, तो इस चक्कर में वो पूरे भरते जाते हैं। फिर उसी को जब वो फट जाते हैं तो अपन को एकदम से ब्लीडिंग या वो सीक्रेशंस रहते हैं। तो अपन को कोशिश करना चाहिए कम से कम हाथ लगाएं, बार बार साफ पानी से मुंह धोएं, जिससे वो जो ऑयल के पोर्स हैं वो खुले रहें। कई बार आपने देखा होगा नेचुरल घर में यूज करते हैं, थोड़ा सा भाप भी लेते हैं, तो उससे भी वो पोर्स खुले रहते हैं। अब वो एक एज के बाद वो जब वो एज क्रॉस होती है फिर आपकी वो ग्लैंड्स सप्रेस हो जाते हैं। जैसे आप देखेंगे एडोलेसेंट में आपको ऑयल और ये पिंपल्स की दिक्कत रहती है, वही पेशेंट को जब आप देखेंगे 60-70s में आएंगे तो मालूम पड़ा कि ड्राइनेस इतनी है कि वो बार बार ऑयली लगाते रहते हैं, मॉइस्चराइजर ही लगाते रहते हैं। तो वो ग्लैंड्स शुरू में बहुत एक्टिव होती हैं। उसके लिए आपको अगर आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब करें तो आप मेडिसिन ले लें, और बकाया नेचुरल केयर जो है जैसे कि बार बार धोना साफ पानी से, तो वो ऑयल वॉश होता रहे, तो क्या है वो ग्लैंड्स बंद ना हो। और अपनी एज के साथ वो फिर सेटल हो जाता है। अच्छा, एज के साथ साथ देखा है मैंने आफ्टर प्रेगनेंसी या खासतौर से वेट लॉस के टाइम पे मैंने खुद इस प्रॉब्लम को फेस किया है। बहुत सारे पिंपल्स थे और अचानक से बिल्कुल फेस क्लीन रहता था मेरा, बट अचानक से इतना सारा पिंपल हुआ और उसके बाद ट्रीटमेंट लिया सर्जन के थ्रू, और उसके बाद
केयर, डेली केयर। लेकिन केयर के अलावा आज भी कभी ना मतलब बेसिकली रहते हैं हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से, शायद ये रीजन रहता है। अब इसके मैडम कई मल्टीपल रीजंस हैं, अपन किसी एक पेशेंट में कोई एक रीजन नहीं बता सकते। कई अच्छा। लोगों का जैसे डाइजेशन प्रॉब्लम होती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, उनके आप देखेंगे पिंपल्स आते हैं। एक तो वो एज वाले हो गए, वो एज जैसे निकल गई तो उसके बाद इतनी सारी चीजें और रिस्पॉन्सिबल है, किसी एक को अपन ब्लेम नहीं कर सकते कि यही एक चीज रिस्पॉन्सिबल है। कई लोगों को जरा सा भी डाइजेशन खराब होता है तो आपको चेहरे पे पिंपल्स देखेंगे। कई बार अपन ब्यूटी प्रोडक्ट लगा लेते हैं, उनकी वजह से हो जाता है। तो बहुत सारी चीजें इसमें वो करती हैं। हर पेशेंट में अलग अलग वेरी कर रहा है कि उसमें क्या रीजन है इसका। और कई बार अगर अपन बहुत डीपली सोचते हैं अपने आप से तो अपन को भी पता होता है कि ये चीज मुझे सूट नहीं कर रही, चाहे वो ब्यूटी प्रोडक्ट हो, चाहे वो इंटरनल हो, चाहे कुछ खाने के बाद हो। तो अपन को समझ में आता है, अगर पेशेंट सोचे ना कि भाई ये कब से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, तो अपन ये जान पाते हैं अपने आप से भी कि हाँ अपन को ये नहीं करना है, इससे ये होता है। जैसे कई बार धूल का एक्सपोजर ज़्यादा हो जाता है, आजकल पॉल्यूशन आप देख ही रहे हो, तो उससे भी कई लोगों को डर्ट वगैरह से भी ना प्रॉब्लम होती है। कई बार सन एक्सपोजर भी किसी में इसका रीजन बनता है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं, तो हर किसी के लिए कोई फिक्स कारण नहीं है। Basically, आप जो कर सकते हो वो यही है कि आप अपने न्यूट्रिशन पे कंट्रोल कर सकते हो। बाहर के एटमॉस्फेयर पे आप एक लिमिट तक ही कंट्रोल कर सकते हो। भाई पॉल्यूशन पे आपका कंट्रोल नहीं है, जाना है तो ज़्यादा पॉल्यूटेड एरिया में आप ना जाएं, ठीक है। दूसरा ये है कि आप सन एक्सपोजर से कैसे बच सकते हैं। तो आपको कोशिश यही करनी है कि जो न्यूट्रिशन है उसको आप मजबूत रखें, क्योंकि ये बॉडी ने हर चीज़ के लिए अपना खुद का एक मैकेनिज्म बना रखा है रिपेयर करने के लिए। एक लिमिट तक बॉडी हर चीज़ को रिपेयर करती है, उसके बाद छोड़ देते हैं। उसके बाद उसकी सीमाएं खत्म हो जाती हैं, उसकी क्षमताएं खत्म हो जाती हैं रिपेयर करने की। जैसे माने अपन कोई ड्रिंक कर रहा है, जैसे अपन कहते हैं ना ये एक पैक में कुछ नहीं होता, उदाहरण दे रहा हूँ आपको, लेकिन अब वो मान ही नहीं रहा, वो कंटिन्यूस ड्रिंक कर रहा है, तो लीवर डैमेज हो गई। लीवर ने, बॉडी ने एक कैपेसिटी बनाई है कि भाई इतना आप कर लो। जैसे अपन पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन हमेशा रहता है, बॉडी ने बना कर रखा है कि इतने पॉल्यूशन को वो अपनी स्किन को रीजनरेट करके सही कर लेगा। अब अपन उसके बाद भी अगर नहीं मान रहे, मतलब एटमॉस्फेयर चेंज नहीं हो रहा, तो वो स्किन कैसे इंप्रूव करेगी? फिर उसकी क्षमता खत्म हो जाती है, थक जाता है। सन एक्सपोजर भी जरूरी है, क्योंकि विटामिन डी आपको सन एक्सपोजर से मिलती है, तो उसकी भी एक लिमिट है, क्योंकि यूवी रेज वाली जो ओजोन लेयर वगैरह ये सब डिस्ट्रॉय हो गई, तो इस वजह से वो हार्मफुल लेयर और आगे तक आ पा रही हैं और वो अपन को फर्दर डैमेज कर रही हैं। ये प्रॉब्लम इनिशियल टाइम में नहीं होती थी, बहुत अच्छी स्किन होती थी। फिर क्या है कि आजकल आप देखेंगे कि जैसे आपने पिंपल्स के लिए कहा था, मैं आपको इस समय उसका एक कारण मुझे याद आता है। जैसे आप स्ट्रेस की बात करें तो कई लोगों को स्ट्रेस के बाद पिंपल्स बहुत होता है। अच्छा। आप देखेंगे स्ट्रेस आपके चेहरे पे दिखता है। तो आप, और आजकल सबसे बड़ा फैक्टर हर चीज में जो है, जो मुझे लगता है जितनी भी अपन सामने बीमारियां देख रहे हैं उसमें स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल है। अब स्ट्रेस पहले इतना नहीं होता था, पहले लोगों की अपने आप से इतनी एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी, तो उन सब के लिए अपन को पता है कि अपना क्या स्ट्रेस है और उस पर भी अपन वर्क करें। जैसे जो लोग रेगुलर योगा करते हैं, आप उनकी स्किन टोन देखें, समझ रहे हैं आप? तो मतलब योगा वर्क करता है पूरी तरह से स्किन टोन चेंज करने के लिए? हाँ, नहीं, आपको बहुत फायदा मिलता है। आपको रिलैक्स होना बहुत जरूरी है। रिलैक्सेशन आपके चेहरे पे अलग ही इम्पैक्ट देता है। आप कुछ लाइन, आप जो फाइन लाइंस या कुछ रिंकल्स होते हैं, आप देखेंगे कि उन लोगों को कम ही इम्पैक्ट डालते हैं, जबकि आप ना वो कोई ब्यूटी प्रोडक्ट यूज करते हैं। क्योंकि रिलैक्सेशन, अपने स्ट्रेस का इफेक्ट आपको चेहरे पे साफ दिखता है। अपन किसी को भी टोक देते हैं, आज बड़े चिंतित लग रहे हो, हाँ, तो आपके फेस पे, अगर आपका फेस, मतलब योगा से मतलब अपने स्ट्रेस को अगर रिलीव कर पाते हो। स्ट्रेस हर आदमी का अपना एक अलग तरीका है उसको रिलीव करने का। आप कई बार नोटिस करेंगे किसी को म्यूजिक सुनने से बहुत रिलैक्सेशन मिलता है, उसको योगा की जरूरत ही नहीं है। किसी को पढ़ने से बहुत अच्छा रिलैक्सेशन मिलता है। ऐसा नहीं है, आप किसको एंजॉय कर रहे हो, एंजॉय करोगे तो आपका स्ट्रेस खत्म होगा। ओके, मतलब बेसिकली स्ट्रेस को कम करना है, फिर चाहे आप योगा कर रहे हो या फिर म्यूजिक सुनो, फील गुड होना चाहिए अंदर। वो आपके चेहरे पर अलग ही टाइप का सुकून देगा, तो उससे आपकी एजिंग प्रोसेस रुकेगी। ओके, फाइन लाइंस को भी रोका जा सकता है क्या? फाइन लाइंस को रोका जाता है। एक तो यही जो अपन बता रहे हैं, बकाया क्या, फाइन लाइंस के लिए लेजर भी काफी अच्छा हुआ है। अच्छा। CO2 लेजर होता है, उसको हम फेशियल रिजुविनेशन बोलते हैं, रिसरफेसिंग बोलते हैं। अच्छा। तो हम क्या करते हैं उससे, कितने टाइम से जो सन एक्सपोजर और पॉल्यूशन की वजह से आपकी एक स्किन की डेड लेयर जो कि नहीं हट पा रही है किन्हीं कारणों से, तो उसको हम कंट्रोल बर्न करके हटा देते हैं। अच्छा। कंट्रोल बर्न करके उसे डैमेज करते हैं, 5-7 दिन में वो डेड स्किन निकल जाती है। फिर नई जो स्किन आती है उसको अपन को फिर फर्दर डैमेज से बचाना है। फर्दर डैमेज में मोस्ट कॉमन कॉजेज जो हैं वो पॉल्यूशन और ओके,
बेसिकली तो आपका पोल्यूशन ही है और सन एक्सपोजर है और अपनी डाइट है। अच्छा, लेजर के थ्रू जैसे कि स्कार की बात है, जैसे मेरे माथे पर भी एक स्कार है, या जो तिल होते हैं स्किन पर, क्या उनको भी दूर किया जा सकता है? हाँ, लेजर का स्कार में काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट है। स्कार का लुक ओवरऑल काफ़ी इम्प्रूव होता है, पर डिपेंड करता है वो किस टाइप का स्कार है उस पर। जैसे आपका स्कार केवल एक कलर वाइज खराब नहीं है, आपके स्कार का जो कलर है वो आपकी नॉर्मल स्किन जैसा है, तो इसलिए इसमें लेजर का बहुत इफेक्ट आएगा ये नहीं कह सकते अपन। पर ऐसे स्कार जिनमें कि लुक कलर डिफरेंस आ रहा है वो स्कार काफ़ी इम्प्रूव करते हैं। फिर क्या है, वो लेवल से काफ़ी ऊपर हैं, हाइपरट्रॉफिक है, उन्हें स्कार्स में भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। अच्छा। तो स्कार टू स्कार वेरी करता है कि उस स्कार के लिए क्या अच्छा है। स्कार के लिए अपन सर्जरीज भी करते हैं, स्कार के लिए अपन लेजर्स भी करते हैं, स्कार के लिए कुछ ऑइंटमेंट्स भी चलते हैं, पर वो हर किसी स्कार के लिए अलग अलग है, किसी एक के लिए यूनिवर्सल ट्रीटमेंट नहीं है। और तिल जो होते हैं उनको दूर किया जा सकता है? तिल भी क्या, एक तिल होता है जो बिल्कुल सरफेस से उभरा हुआ नहीं होता, और एक तिल होता है कि सरफेस से उभरा हुआ है, मस्सा कहते हैं। कई बार ऐसे आपने देखे होंगे लटके हुए मसे होते हैं। जो लटके हुए मसे होते हैं पेडुंकुलेटेड उन्हें कहें, तो उनमें लेजर से एक्सcision करना ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि वो हटने के बाद एक छोटा सा पॉइंट बचता है जो उसका अटैचमेंट था। अगर कोई बड़ा मूल है तो उसमें लेजर उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि वो हटाने के बाद वो खाली जगह रह जाएगी, उसके लिए सर्जरी ज्यादा बेटर ऑप्शन है। अच्छा। तो कौन सा मूल कौन सा मतलब तिल है इस पे डिपेंड करता है। लेकिन वो फिर से रीजनरेट नहीं हो जाएगा? नॉर्मली ऐसा नहीं होता, नॉर्मली ऐसा नहीं होता। कुछ इन्फेक्शंस होते हैं जिन्हें अपन बार्ड बोलते हैं, वो इनमें चांसेस ज्यादा होते हैं, पर जो स्किन टैग्स हुए, मोल हुए, इनमें दोबारा होने की संभावना कंपैरेटिवली कम होती है। अच्छा, हेयर ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो जो हेयर ट्रांसप्लांट आजकल चल रहा है बहुत, वो कितना सेफ है? हेयर ट्रांसप्लांट मैडम कंप्लीटली सेफ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अपन कहीं से कुछ लगा नहीं रहे, अपन पीछे पेशेंट्स के बाल जो पीछे होते हैं उनको अपन आगे ट्रांसप्लांट कर देते हैं। अच्छा। कॉम्प्लिकेशन तो होने की संभावना तब होती है जब अपन बाहर से कुछ यूज कर रहे हैं। आपके बाल निकालते हैं, उनको आगे ट्रांसप्लांट कर देते हैं। और ये प्रक्रिया क्योंकि कॉस्टली है, तो क्या ऐसा माने कि सिर्फ एक अमीर दर्जे तक के लोगों के लिए ही है, नॉर्मल लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते? पर अब तो ये अपनी सिटीज में भी बहुत हो रही है, बहुत सर्जरीज हम लोग करते हैं, और रेट भी आप ये माने कि दिल्ली बॉम्बे से कंपेयर तो नहीं कर सकते, पर अपने यहाँ बहुत ही मिनिमम रेट में ही हो जाता है। अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट की बात करें तो ऑन एन एवरेज स्टार्ट 50,000 रुपए में एक एवरेज हेयर ट्रांसप्लांट हो जाता है। पर ये कि वो फॉरएवर है ना, अगर आप उसकी जगह हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कराएंगे तो आपके लुक को मतलब कितना बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। नहीं तो उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि आप नेचुरल चीज को छेड़ रहे हो, तो वो नुकसानदायक कैसे नहीं होगा ऐसा? और वो कितना लॉन्ग टर्म चलेगा, हमेशा चलेगा? अगर अपन बहुत ही सिंपल बात करें तो ये पेड़ है, जिस तरह से अपन आगे से पीछे लगा दी, मतलब पीछे से अपन हेयर लिए, अपन आगे लगा दिए, ठीक है, वो अपने बढ़िया एक्सेप्ट कर लिया बॉडी ने उसे, क्योंकि बॉडी का ही तो पार्ट है। कुछ दिनों में वो बाल, 1 महीने में करीब वो शेड ऑफ हो जाते हैं, झड़ जाते हैं। फिर 2.5 महीने बाद उनकी जो रूट होती है उससे नया बाल आता है। तो वो आपका नेचुरल बाल है, उसको आप वो लंबा भी होगा, उसको आप काटेंगे भी, वो सब कुछ नॉर्मल है उसका। अच्छा। हाँ, उसमें ये नहीं है। साइड इफेक्ट क्या होता है कि मैं बाहर से कुछ लगा दूं उसमें, तो कोई अपन बाहर की चीज यूज ही नहीं कर रहे, मतलब ये पूरी तरह से सेफ है। 1-2 इंसिडेंसेस कई बार ऐसे हो जाते हैं, जैसे साउथ में कोई इंसिडेंस हुआ था कि हेयर ट्रांसप्लांट में कुछ कैजुअलिटी हो गई, तो वो तो अपन बैठे हुए हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अच्छा, किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो या कोई और स्किन सारे प्रिकॉशन और सारा कुछ अपन लेते हैं, मेडिकेशन वगैरह देते हैं, तो उसमें बात की भी क्योरिटी रहती होगी ना, फिर बालों को उसी तरह से संभालने के लिए। आपको इतना ही टाइम ध्यान देना है, ज्यादा से ज्यादा अगर अपन बात करें तो 15 दिन का आपको मैक्सिमम ध्यान देना है। अच्छा। उसके बाद कुछ नहीं करना आपको, एक सिंपल 1-2 मेडिसिन चलती है, और बाकी का अपना सब कुछ नेचुरल है। साथ ही सर, क्योंकि सर्जरी तो फुल बॉडी कहीं भी कर सकते हैं, और आजकल लाइपोसक्शन एक बहुत चल रहा है, ये क्या है और ये कैसे वर्क करता है? देखिए, क्या होता है लाइपोसक्शन में, बॉडी में किसी एक जगह फैट का डिपोजिशन ज्यादा हो गया। जैसे मैं एग्जांपल दूं तो मेल्स में कई बार आप देखेंगे कि 17-18 ईयर के आसपास जब उनकी बॉडी ग्रो होती है तो उनके ब्रेस्ट साइज ज़्यादा होते हैं, ये बहुत कॉमन समस्या है उनके से। तो उसमें क्या करते हैं अपन, उसमें मेनली फैट की वजह से वो ब्रेस्ट साइज ज़्यादा रहता है। तो लाइपोसक्शन एक प्रोसीजर है जिसमें अपन एक कैनुला के थ्रू उस पूरी जगह जहाँ ज़्यादा फैट जमा है उसको अपन निकाल लाते हैं। अच्छा। ठीक है, तो वो परमानेंट उसका क्योर हो जाता है। वैसी इलनेस तो है नहीं कि फैट का एक जगह डिपोजिशन है, लेकिन लाइपोसक्शन ओबेसिटी का ट्रीटमेंट नहीं है। कहें कि कोई बहुत मोटा आदमी इसका लाइपोसक्शन, हाँ, जैसे अब आजकल तो
पतले होने के लिए भी सर्जरी का इसमें इस्तेमाल हो नहीं- रहा है? हाँ, इसमें मतलब वो उसका ट्रीटमेंट नहीं है। हाँ। अगर आप मान लो लाइपोसक्शन करा भी लें और फिर आपने न्यूट्रिशन इंप्रूव नहीं किया तो आप फिर से मोटे हो जाएंगे। अच्छा। लाइपोसक्शन टिपिकली है किसी एक जगह फैट का डिपोजिशन, जैसे फीमेल्स में बेस्ट में होता है, थाइज में होता है, ये सब जगह पे अगर ज्यादा डिपोजिशन है तो उसके लिए अपन कर सकते हैं कि भाई उसको शेप दे सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि ओवरऑल ही मतलब फैटी पेशेंट है। अच्छा 100 किलो। अच्छा, मैंने देखा है कि आफ्टर प्रेगनेंसी जो पोस्ट फैट होता है पोस्ट प्रेगनेंसी का, बेसिकली टमी के ऊपर, यहाँ पे लोअर टमी पे, तो वहाँ भी लेजर के थ्रू उसको कम किया जा सकता है? हाँ, फैट रिडक्शन के लिए भी काफी लेजर हैं जो इफेक्टिव हैं, पर उनमें एक लिमिटेशंस है कि एक लिमिट तक ही वो अफेक्ट करती हैं। ऐसा नहीं है कि आपका मतलब बहुत ज़्यादा वेट कम कर दें। ठीक है। दूसरा उसके बाद लाइपोसक्शन हो जाता है। फिर फीमेल्स जो कि जिनकी फैमिली कंप्लीट हो गई, मान लो उनको 2 ही बेबी प्लान करने थे, तो उसके बाद वो रीशेप में आना चाहती है, तो उसमें प्रोसीजर होती है, उसको अपनी टमी टक कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में। अच्छा। या एब्डोमिनोप्लास्टी, जिसमें उनका लटका हुआ जो पेट है वो हिस्सा अपन हटा ही देते हैं। अच्छा। मसल जो, क्योंकि प्रेगनेंसी के समय एब्डोमेन का शेप चेंज होता है, हाँ। तो जो मसल्स की वास्टिंग हो जाती है, पतली हो जाती है, सेंटर में बहुत ज्यादा गैप हो जाता है, हाँ। तो उसको रिपेयर कर देते हैं और जो एक्स्ट्रा स्किन होती है उसको निकाल देते हैं। ओके। तो शेप मतलब पहले जैसा हो सकता है। साथ ही सर ऐसे कौन से स्टेप्स हो सकते हैं जो स्किन को बहुत अच्छा रखेंगे? स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा बताइए ताकि मैं भी फॉलो करूं और जो देख रहे हैं वो भी फॉलो कर सकें और बेहतर हो स्किन सके। की तो केयर आपको करनी पड़ेगी। आपकी स्किन की केयर घर से शुरू होती है। घर से शुरू से मतलब सबसे पहले आपके खाने से शुरू होती है। आप जितना भी मतलब ग्रीन वेजिटेबल, जितना भी फ्रूट्स हैं मौसम वाले, वो आप लें रेगुलर, तो उससे आपकी जो मिनरल्स और विटामिन की कमी है वो पूरी होगी। लोग आजकल क्या सप्लीमेंट्स को ज़्यादा वो देते हैं वेटेज बजाय नेचुरल फूड के, तो उस चीज़ को देखें। दूसरा क्या है कि बाहर के जितने भी जो फास्ट फूड हैं ये सब थोड़ा सा बॉडी अवॉइड करना है। तो इनको अवॉइड कर सकते हैं तो करें। फिर क्या है कि अपने जैसे अपनी बात हुई थी इसके पहले कि स्ट्रेस लेवल पे वर्क करें। फिर क्या है बॉडी को सर्कुलेशन बॉडी का इम्प्रूव हो, फेस का भी इम्प्रूव हो, तो उससे भी ग्लो आती है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे अपन बात कर रहे हैं मेडिटेशन की, तो बहुत सारे आसन्स होते हैं जिनमें आप फेस पे ग्लो बढ़ती है, जिनसे आपका फेस की ब्लड सप्लाई बढ़ाते हैं। फिर आधा 1 घंटे की कोई आप फिजिकल एक्टिविटी करें जिससे कि आपका सर्कुलेशन बॉडी का हर जगह का बढ़े। अच्छा। तो जितना ज़्यादा सर्कुलेशन बढ़ेगा उतना ज़्यादा बॉडी को रीजनरेट, बॉडी ने खुद ने अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए मैकेनिज्म बनाया हुआ है कि वो डेड स्किन आएगी, बॉडी इसको हटाएगी, नई फिर आएगी। ये कंटिन्यूस प्रोसेस पूरी बॉडी में हर लेवल पे चलता है। जैसे चाहे बालों की बात करें, नए बाल टूट आएंगे, पुराने बाल टूटेंगे, तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस। इस प्रोसेस के रुकने से अपनी ये सारी मेजर प्रॉब्लम्स निकलती हैं। चाहे वो अपन न्यूट्रिशन की वजह से, अब बालों को जो चाहिए प्रोटीन का बना है, आप देखेंगे कि अपन डाइट में जो ले रहे हैं प्रोटीन उतना है ही नहीं। तो अगर तो बाल ग्रो कहाँ से करेगा? ग्रो कहाँ से करेगा भाई, आप उसे सामान ही नहीं दे रहे, तो वो अपन को राइट करे। अपन इसके अलावा क्या करते हैं कि डॉक्टर्स के पास जाते हैं कि साहब बाल नहीं झड़ रहा, फिर उसकी भी बात अपन पूरी मानते नहीं है, डॉक्टर बदलते रहते हैं, पर उससे आपका मेन कॉज नहीं जाएगा। बेसिकली अपन को शरीर को जो सारी चीजें चाहिए वो सब उसको देनी है, तभी वो नॉर्मल फंक्शन। ब्यूटी प्रोडक्ट और स्किन केयर तो बात की बात है। हाँ, पहले आपको इनर फिल करना है। अगर अच्छा। आपको इनर फिल करना है और इनर पे हर एस्पेक्ट पे काम करना है, तो हो सकता है कि आपको ऊपर की जरूरत ही नहीं ना पड़े, पड़े। ब्यूटी प्रोडक्ट्स की जरूरत ना पड़े। आप बहुत सारे लोग देखेंगे कि जो घर में हैं, लेडीज हैं, वो आपको इतनी साइन करते हुए दिखेंगे, कोई ब्यूटी प्रोडक्ट यूज नहीं करते। अगर आप बहुत डीपली स्टडी करेंगे तो वो नेचुरल तरीके से। इधर मैं खुद देखती हूँ कि हमारी जो दादी नानियां हैं वो लोग की स्किन बहुत ग्लो करती है, बहुत एज में भी, जबकि वो ना तो मेकअप करती हैं, ज्यादा बिंदी है या ज्यादा से ज्यादा लिपस्टिक बस। और आज की डेट में हम लोगों के पास इतने ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, इवन उसके बाद भी हमको स्किन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स नजर आती रहती हैं। अच्छा, एक चीज और है, जब इतना सारा मेकअप आप लगाते हो, जिसका प्रोफेशन ही ऐसा है, जैसे लाइक मैं भी, मेरे लिए एक है कंपल्सन कि मुझे मेकअप रहना है, पसंद भी लगता है और अच्छा भी लगता है ऑन स्क्रीन, लेकिन उसके बाद में फिर हमें अपनी स्किन की केयर कैसे करनी चाहिए? देखिए, स्किन केयर के तो टिप्स जो आपने क्वेश्चन पूछा उसी में है। आपने कहा ना कि आपकी दादी नानी उनकी स्किन आज भी बहुत ग्लो करती है, तो अगर आप अपने आप को उनसे कंपेयर करेंगे तो आप ये पाएंगे कि आपसे उनका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है, आपका स्ट्रेस लेवल उनके कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा है। अच्छा। उनका न्यूट्रिशन आप कंपेयर करेंगे तो ये पाएंगे कि आपके न्यूट्रिशन और उनके न्यूट्रिशन में बहुत फ़र्क है। आपका न्यूट्रिशन सो कॉल्ड वेस्टर्न स्टाइल में जा रहा है,
ठीक है। मतलब बेसिक प्रॉब्लम वही है, खाने पीने से ही रिलेट कर रही है। हाँ, आप सारी चीजों को अगर कंपेयर करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा किसी और की एडवाइस की जरूरत नहीं कोई पड़ेगी। स्पेशल प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जो आपको बहुत अच्छा कर सकता है, राइट? अच्छा, बहुत दूसरा क्या है अच्छी। कि आज के टाइम में ऐसा हो गया कि अपन अपनी सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन हमेशा सामने ढूंढ रहे हैं। हाँ, जबकि अंदर ही है, हाँ, हमारे पास हर ही है। चीज में ही है, मतलब ऐसा मतलब अकेली स्किन की बात नहीं कर रहे, हर चीज का है। अपन क्या सोचते हैं कि अपन को कोई गोली दे दे, अपन को कोई ट्यूब दे दे, हमारी ये समस्या खत्म हो जाए, हमें कुछ नहीं करना पड़े। तो उससे एक हद तक लिमिट, तो एक हद तक इम्प्रूवमेंट तो आता है, लेकिन फिर आप किस में फंसते हो, आपको लगता है कब तक। अगर आप इस चीज पे जाएंगे कब तक, तो फिर आपको फिर से बैक पे जाके ये देखना पड़ेगा कि आपसे गलतियां क्या हो रही हैं, उनको आप सुधारें, तब आप इसको कब तक को रोक सकते। ओके, ये तो रही बात नॉर्मल की, लेकिन अच्छा एक चीज़ और है, मेरे मन में भी सवाल था कि जो एसिड अटैक के पेशेंट होते हैं उनके लिए तो सर्जरी मुझे लगता है वरदान के जैसा है, लेकिन क्या पूरी तरह से उनको ठीक किया जा सकता है सर्जरी के थ्रू? मैडम, पूरी तरह से अगर अपन ना भी गए, लेकिन काफ़ी हद तक सही किया जा सकता है उन्हें। अब ये डिपेंड करता है कि उनका कौन सा पार्ट डैमेज हुआ है और कितना डैमेज हुआ है, उसके बाद कितनी सर्जरीज उनको सही करने में लगेंगी। अच्छा, लेजर सर्जरी जो भी कुछ हो पाता है, डॉक्टर सारा कुछ उसके लिए प्लास्टिक सर्जन करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्मलाइज हो जाए। और जैसा कि आपको भी पता है, डॉक्टरों की भी एक लिमिट है। राइट राइट। भाई चाहते तो वो हैं कि इसको बिल्कुल नॉर्मल कर दें, पर नेचर ने लिमिट बना रखी है, नहीं तो फिर अपन नेचर से ऊपर हो जाएंगे। लेकिन जिस तरह से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे लिए बहुत वरदान की तरह बनकर आ रही हैं सामने। ऐसे में प्लास्टिक सर्जरी, बाकी जैसा मैंने कहा कि जो एसिड अटैक के पेशेंट्स हैं उनके लिए तो वरदान ही है। लेकिन किस तरह का पेन प्रोसीजर भी रहता होगा, वो लोग कैसे उस चीज़ को ट्रीट करते हैं? आजकल तो वैसे जो ऑपरेशन होते हैं सारे पेन लेस ही होते हैं, क्योंकि एनेस्थीसिया काफ़ी डेवलप हो गया है। पेशेंट को अपन बेहोश करके ही प्रोसीजर करते हैं, पर अपन ये नहीं कह सकते कि कोई पेन नहीं होता। आफ्टर एनेस्थीसिया तो पेन रहता होगा। पेन होता है, पेनफुल तो है ही डेफिनेटली, क्योंकि मतलब बड़ी बड़ी सर्जरीज होती हैं उनकी, कहीं से ग्राफ्ट लेके लगाना पड़ता है, तमाम चीज़ें, मतलब पेन तो है ही। साइकोलॉजिकल पेन है, फिर फिजिकल पेन भी है, तो वो तो ट्रॉमेटिक है ही। तो बेसिकली सर्जरी सेफ, सर्जरी सेफ रहती है, पर रिजल्ट की जो उम्मीद कई बार अपन उन पेशेंट्स में करते हैं, तो डॉक्टर तो सेटिस्फाइड होता है कि उसे पता है उसने क्या कर दिया, लेकिन पेशेंट के अटेंडेंट को लगता है नहीं यार ये और हो जाता, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन हमेशा उस नियर नॉर्मल की तरफ रहता है कि ये नियर नॉर्मल जो है वो कब होगा। ओके। कई लोग बहुत अच्छे समझदार होते हैं, वो समझते हैं कि भाई ये नियर नॉर्मल नहीं हो सकता, जितना हो गया वही बहुत है। अब कई लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो वो डिसअपॉइंट होते हैं। अपन तो सेटिस्फाइड रहते हैं कि भाई अपन ने इतना अच्छा कर दिया। ओके। अच्छा, जो स्किन की जो बेसिक नीड है वो क्या है? बेसिक नीड में ये फूड के अलावा हाइड्रेशन आप रखें। फूड के अलावा हाइड्रेशन है, ओके, बेसिक नीड है। स्ट्रेस कम लें चीज़ों का, ओके। फूड के अलावा ही, फूड के अलावा बस यही रहता है। बाकी सप्लीमेंट अगर हम लेना चाहें तो ले सकते हैं। क्या है कि मैडम, सप्लीमेंट का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आप कौन सा सप्लीमेंट ले रहे हैं, उसमें अंदर क्या है, क्योंकि आप तो मतलब ब्रांड देख के ले रहे हैं या उसका उसमें लिखा है वो लेके देख रहे हैं, तो वो चीज़ें कितनी हैं, क्योंकि अपने सिस्टम में बहुत ज़्यादा ऐसा चेक्स नहीं है कि जो वो कह रहे हैं वो है, जितना वो मिनरल्स, जितना वो विटामिन कह रहे हैं उसमें वो है। ये अपन कोई स्टैंडर्ड तरीका अपने पास नहीं है, तो अपन कोशिश कर रहे हैं कि नेचुरल चीज़ों पे ही ज़्यादा डिपेंडेंट रहें, बजाय सप्लीमेंट या मेडिटेशन के लिए। अच्छा, इंडियन स्किन की अगर हम बात करें तो इसको ट्रीट करने के लिए अलग तरीका ही रहता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मैडम कि बहुत ही अलग तरीका होता है। डेफिनेटली स्किन टाइप अलग रहता है। अगर अपन वेस्टर्न से बात करें, अपने यहाँ आप देखेंगे कि जो लोग मैक्सिमम वो उनका जो शेड है वो ग्रेज ज़्यादा है, ठीक है। अगर आप वेस्टर्न कंट्री के बाद उनका सन एक्सपोजर अगर हो जाता तो टैनिंग बहुत ज़्यादा होती है उनको, अपनी टैनिंग उतनी नहीं होती, क्योंकि अपना एक्सपोजर भी नहीं है कि वो तो सन, मतलब जो बीचेस के आसपास रहते हैं वहाँ इंटेंसिटी लाइट की बहुत ज़्यादा रहती है सन एक्सपोजर की, तो डेफिनेटली फ़र्क तो है ही। और फ़र्क की वजह से ट्रीटमेंट में भी फ़र्क है। वो ट्रीटमेंट आप यहाँ नहीं कर सकते, ये ट्रीटमेंट आप वहाँ नहीं कर सकते। अच्छा, जो दादी नानी के नुस्खे हमेशा से रहे हैं कि बेसन और दही मिला के लगा लो, नींबू और शहद मिला के लगा लो, तो ये वर्क करते हैं स्किन के ऊपर? नहीं, अब मैं एज ए मतलब फिजिशियन या मतलब एज ए
फैटर्निटी ये कहूँ कि मतलब नहीं करते, ये भी गलत है, करते तो हैं ही, अच्छा। इम्प्रूवमेंट तो होता ही है। आप अब देखेंगे अभी नए एडवांसमेंट में आप देखेंगे विटामिन सी के सीरम बहुत चल रहे हैं, और वो ऑब्वियसली इस टाइम प्रोडक्ट्स में भी दादी नानी के नुस्खों को ही मिला के लाया जा अगर रहा अपन है। बात करें तो विटामिन सी के सीरम्स हैं, तो वो हैं क्या अल्टीमेटली? तो वो सीरम यूज करने ज्यादा बेटर है या डायरेक्ट दादी नानी के नुस्खों को ही अप्लाई देखिए, करो? आज की जो जनरेशन है वो मेहनत करना ही नहीं चाहती, तो उसके लिए सीरम अच्छे हैं। अच्छा। पहले की जनरेशन को पता है कि भाई ये इफेक्टिव है, तो उसके लिए मेहनत कर लें, तो उसके लिए वो अच्छे हैं। बेसिकली तो डायरेक्ट ही मतलब Basically फायदेमंद आपको है। विटामिन सी चाहिए। जी जी। अब विटामिन सी आपको पता है किस किस में है, तो सारे सिट्रिक फूड में आप वो आराम से खाओ, तो खाने के बेनिफिट ज्यादा होंगे लगाने से कंपेयर। लगाने से कंपेयर। लेकिन अपने पास टाइम कहाँ है कि उन्हें खाएं? अगर आप खाएंगे भी तो अपन जूस निकाल के पियेंगे, हाँ मतलब उसको वैसे नहीं लेंगे कि उसमें फाइबर्स भी रहते हैं। जी, तो मतलब फाइबर के साथ खाना है। हाँ, मतलब वो पूरा नेचुरल वे में खाना जैसा फ्रूट है, ओके। तो उसका अलग इम्पेक्ट आएगा आपके पास। मतलब पर वो प्रोसीजर लंबी है, अब उसमें इतना टाइम नहीं है ना, अपन को लगता है सीरम लगाएं खत्म। बिल्कुल, मॉइस्चराइजर है, सीरम है, तमाम चीज़ें हैं अब आजकल ब्यूटी प्रोडक्ट के नाम पे। अच्छा, जो मेकअप का प्रोडक्ट होता है, एक और सवाल मेरे मन में है बस, और कि जो मेकअप के प्रोडक्ट्स होते हैं उनको चूज़ करते टाइम क्या चीज़ें और कैसे ध्यान रखें, क्योंकि इतना कुछ है, बहुत वाइड मार्केट है, तो क्या हमारी स्किन के लिए सही जाएगा क्या नहीं? एक्सपेरिमेंट करने के बाद तो नुकसान है ना फिर। हाँ, नहीं, ये तो किसी एक स्किन पे क्या सूट करेगा ये तो कोई स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल नहीं है। अच्छा। ठीक है, आप यही कर सकते हैं भाई, अच्छी कंपनी के ले लें, आपके हाथ में जो है। समय पर उसमें भी कितना अडल्ट्रेशन है, आप देखते हैं कि अगर फर्जी फैक्ट्रीज पकड़ी गई बनाने की, आप तो एक अच्छे उससे इंटेंशन से कोई चीज लेके आ रहे हैं, पर अब उसमें कितनी मिलावट है वो आप कह नहीं सकते। और ऐसा कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं है कि अपन कहें कि नहीं साहब ये ठीक है और ये गलत है। ओके। सब क्लेम करते हैं पर वो क्लेम ही है, क्लेम होता नहीं है। चलिए, थैंक यू सो मच सर, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपने दी है स्किन से रिलेटेड। एंड ऑब्वियसली प्लास्टिक सर्जरी अकॉर्डिंग ऑफ यू इट्स सेफ, बट थोड़ी सी केयर तो करनी ही पड़ेगी, तभी आगे भी प्लास्टिक सर्जरी जो भी हम करवा रहे हैं वो फायदेमंद रहे आगे के लिए, जिसको जरूरी है। वैसे इतना जरूरी नहीं, कितना जरूरी हो तब प्लास्टिक सर्जरी की तरफ जाना चाहिए, ये भी एक सवाल हो। प्लास्टिक सर्जरी का क्या है कि अपन को जो कंसेप्ट समझ में आता है, या अपन ने जो अभी बात की वो सारी प्लास्टिक सर्जरी के एक ब्रांच के लिए कहें कि कॉस्मेटिक की बात की है। हाँ। प्लास्टिक सर्जरी इससे भी बहुत बियॉन्ड है। प्लास्टिक सर्जरी का, जैसे मैंने पहले भी बोला, कोई भी डैमेज पार्ट को आप नॉर्मल की तरफ ले जा रहे हैं वो प्लास्टिक सर्जरी है। इसमें अपन ने जो डिस्कशन किया वो सारा चेहरे पे रखा, चेहरे के अलावा ऊपर से लेके नीचे तक सारे पार्ट्स की सर्जरी होती है। तो बहुत सारी सर्जरी तो मस्ट है, जैसे आप जल गए, अब जलना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन उसके बाद आपके पास कॉम्प्लिकेशन है, मानो पड़ा आपकी उंगली चिपक गई, गर्दन चिपक गई, कभी आपको हो सकता है ऑब्वियसली उसमें तो सर्जरी ही काम आनी है, उसमें सर्जरी ही काम आनी है, कोई रास्ता ही नहीं है। राइट। और बहुत सारे कंजेनाइटल इलनेस होती है, जैसे किसी की 6 उंगलियां आई, किसी की 2 उंगलियां चिपकी हुई आई, तो ऑब्वियसली उसमें तो सर्जरी की ही जरूरत है, विदाउट सर्जरी कांट भी बहुत पॉसिबल। सारे ऐसे भी हैं जिनके बारे में लोगों का एक्सपोजर नहीं है, जैसे लोग बात ही नहीं करते। जैसे अपने इतने डिस्कशन में भी ब्रेस्ट सर्जरी के बारे में कोई बात नहीं हुई। कई बार आप फीमेल्स को देखोगे, उनके इतने हैवी ब्रेस्ट होते हैं कि उनके शोल्डर पूरे नीचे झुके हुए होते हैं। अच्छा, तो उसके लिए भी सर्जरी अवेलेबल है? अच्छा, तो वो उनको पता हो तब तो वो करें ना, कि ब्रेस्ट रिडक्शन हो जाता है तो ब्रेस्ट के साइज की वजह से उनको पूरे टाइम पेन रहता है, पर उनको पता ही नहीं है रास्ता है। तो अवेयरनेस की भी प्लास्टिक सर्जरी में बहुत ज्यादा कमी है। बहुत सारी तो चीजें हैं जो हम करवा। awareness एक्चुअली क्या है, प्लास्टिक सर्जरी इज इक्वल टू, लोग समझते हैं कि हम ब्यूटी हो जाएंगे, हम बहुत सुंदर हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, बट द थिंग इज कि प्लास्टिक सर्जरी के माध्यम से आप अपने शरीर में हो रही प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट कर सकते हैं। दिस इज द बेस्ट वे, राइट, कि जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं अगर, तो उनको सॉल्व किया जा सकता है। और ये में तो आप पूरा प्लास्टिक सर्जरी को डिस्कस ही नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। और नॉर्मली जो लोगों को चार्मिंग लगता है वो यही है कि भाई कॉस्मेटिक सर्जरी, तो वो उसी पे डिस्कशन होता है। पर ये चीजें अब धीरे धीरे करके इवॉल्व होके आ रही हैं, अवेयरनेस लोगों की बढ़ रही है, तो इनका भी इम्पैक्ट सोसाइटी पे, और ये जो अपने डिस्कशन है जो भी है, इन सब का भी इम्पैक्ट सोसाइटी पे पड़ना चाहिए, कि उनका भी जो सोचने का दायरा है वो बढ़े, जिससे कि लोगों को फायदा हो। बेसिकली अपन कर तो इसलिए रहे हैं कि अवेयरनेस बढ़े, लोगों को फायदा हो, लोगों की नॉलेज बढ़े, जो उनको नहीं पता है वो पता चले, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स को नहीं पता कि प्लास्टिक सर्जरी में क्या होता है। तो अवेयरनेस तो कॉमन पीपल पे कैसे आएगी? वो तो उस परेशानी को झेलते रहते हैं, बोले इसका कोई इलाज ही नहीं है, जबकि बहुत सारी चीजों का अच्छा खासा इलाज है, पर उनको नॉलेज में ही नहीं है।
सो इतनी सारी नॉलेज हमारे व्यूअर्स को देने के लिए सर और इस पॉडकास्ट में आने के लिए थैंक यू सो मच थैंक यू मैडम, आपने जो इतना अच्छा ब्रॉडकास्ट ऑर्गेनाइज किया है, इसका बेनिफिट यही है कि सोसाइटी में अवेयरनेस चीज़ों की आए, तो अपना जो ये टाइम है इसका कुछ यूजफुल बिल्कुल लाभ मिले। थैंक यू सो मच। आपकी टीम को भी थैंक यू। तो आज हमने जाना कि प्लास्टिक सर्जरी कोई हवा नहीं है। देखिए, आप उसको यूज कर सकते हैं अगर सही मायने में उसका इस्तेमाल कर रहे हो। एंड प्लास्टिक सर्जरी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप सुंदर हो जाओगे या बहुत अच्छे हो जाओगे। इनफैक्ट आपके शरीर में अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है उसे आप ठीक कर सकते हो। और अपने आप को सुंदर करने के लिए तो जैसा कि आज डॉक्टर ने बताया, आपको इनर जो आपके इनटेक है उसको अच्छा करना है। बस उसको कीजिए, अपना स्ट्रेस दूर कीजिए और आप ठीक एकदम चमकते धमकते नजर आएंगे। आपके चेहरे पर ग्लो ही ग्लो दिखेगा। आई होप कि आज का ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा। अगर हाँ तो जल्दी से लाइक कर दो, कमेंट करके मुझे बताओ कि क्या क्या प्रॉब्लम है जो आपने स्किन से रिलेटेड फेस की हैं और उनको ठीक कैसे किया है। चलो, अभी तो वक्त फिलहाल मेरे जाने का है। हाँ, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो और बेल आइकन के बटन को भी टैप करना। फिर एक नए पॉडकास्ट के साथ जल्द से लौटूंगी। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, खुद से प्यार करते रहो। थैंक यू। राधे।